गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। कुछ क्वेश्चन क्लास में हो चुके हैं और जहाँ तक हमारा क्लास में जीके क्वेश्चन हमने कवर कर लिया है एज सब्जेक्ट की बात करें एसएसटी से, और हम अब उसके आगे के जो भी जीके क्वेश्चन बन सकते हैं उसको कवर करेंगे। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है कि What was the main reason behind the Indigo Revolt? कह रहा है कि जो इंडिगो रिवॉल्ट हुआ था उसका मेन कारण क्या था। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला कारण लिखा हाई टैक्सेशन, यानी बहुत ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा था। दूसरा, फोर्स टू कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो, यानी प्लेजेंट को फोर्स किया जा रहा था कि वो लोग क्या बोएं, इंडिगो बोएं, या एक्सप्लोटेशन बाय ब्रिटिश प्लांटर। हाँ, ये भी बात सही है कि ब्रिटिश जो प्लांटर आए थे वो मजबूर करते थे लोगों को, प्लेजेंट को मजबूर करते थे इंडिगो कल्टीवेशन करने के लिए, या वह अपने ही खेत पे प्लेजेंट को इंडिगो बोने के लिए मजबूर करते थे और उसका वो लोग जो वेज होते हैं, रेगुलर जो सैलरी होती है वो भी बहुत कम देते थे। तो ये तीनों रीजन था जिसके कारण क्या हुआ, इंडिगो रिवॉल्ट। तो सही आंसर होगा आंसर डी, ऑल ऑफ द एबव। ये हमारा होता है सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। विच रीजन इन इंडिया वॉज मोस्ट अफेक्ट बाई इंडिगो रिवॉल्ट। पूछ रहा है कौन ऐसा इंडिया का रीजन था जिसके सबसे ज़्यादा इफेक्ट इंडिगो रिवॉल्ट के देखे गए। तो वो रीजन था बंगाल, क्योंकि इंडिगो रिवॉल्ट शुरू ही कहाँ हुआ था, बंगाल में। उसके बाद इसके धीरे धीरे जब महात्मा गांधी 1917 में चंपारण सत्याग्रह कर रहे थे तब ये देखा गया था, इसका कुछ इफेक्ट बिहार में देखा गया था। थर्ड क्वेश्चन, हु लीड द इंडिगो रिवॉल्ट इन बंगाल, विच मीन्स बंगाल में जो इंडिगो रिवॉल्ट हुआ था उसके लीडर कौन थे, उसको लीड कौन किया था। क्या महात्मा गांधी किए थे? नहीं। सुभाष चंद्र बोस? ये भी गलत है। दीनानाथ बिंदुमित्र या बिरसा मुंडा? देखिए, इसका आंसर है सी, करेक्ट। ठीक है, लीडर। और इसका एक और आंसर हो सकता है दिगंबर बिश्वास। ठीक है, लीडर मतलब जब ये जब बहुत बड़े लेवल पे चला गया, वर्ल्ड, इंडिया में पूरे नेशनल लेवल तक फैल गया, तो इसको लीड कर रहे थे दीनबंधु मित्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ, इन विच ईयर द इंडिगो रिवॉल्ट टूक प्लेस इन बंगाल, यानी किस साल में इंडिगो रिवॉल्ट बंगाल में हुआ था। तो क्या वह 1849 से 1851 में हुआ था, या 1859 से 1860, या 1759 से 1761, या 1860 से 1862? तो ये हुआ था हमारा 1859 से 1860 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग गेस भी करते रहेंगे और जिसको आंसर पता होगा वो किसी रूप से या कमेंट करके या किसी भी रूप से बताएगा कि पांचवा का आंसर उनको पता था पहले से ही। नाउ पांचवा क्वेश्चन क्या है, वेयर इन द बंगाल डिड द इंडिगो रिवॉल्ट प्राइमरली टेक प्लेस, यानी इंडिगो रिवॉल्ट कहाँ पे शुरू हुआ था बंगाल में, कौन ऐसी जगह है जहाँ से इंडिगो रिवॉल्ट शुरू हुआ था। बरसत, पबना, गोविंदपुर या जोशीरी डिस्ट्रिक्ट? तो इसका सही आंसर होगा गोविंदपुर। नेक्स्ट देखते हैं सिक्स क्वेश्चन, इन विच ईयर महात्मा गांधी विजिट चंपारण टू लॉन्च चंपारण सत्याग्रह मूवमेंट। कह रहा है कि महात्मा गांधी कब चंपारण पहुँच कर चंपारण सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च करते हैं, किस ईयर में। तो वो ईयर
सॉरी, ईयर था 1917। मैं पहले ही बताया था, इससे पहले ही मैं बताया था कि वो ईयर क्या था, 1970, जब महात्मा गांधी आए थे चंपारण सत्याग्रह लॉन्च करने के लिए बिहार में। नेक्स्ट 7, व्हाट हैपन। अब ये क्वेश्चन हमारा सीविक्स से है। द पार्लियामेंट्री सिस्टम, व्हाट हैपन व्हेन नॉन कॉन्फिडेंस मोशन इज पास्ड अगेन द गवर्नमेंट। क्या होता है जब हम नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पास करते हैं किसी गवर्नमेंट के खिलाफ, तब उस गवर्नमेंट के साथ क्या होता है? द गवर्नमेंट रिजाइन, गवर्नमेंट को इस्तीफा देना पड़ता है। द ऑपोजिशन फॉर्म द गवर्नमेंट, और जो ऑपोजिशन पार्टी होती है वो गवर्नमेंट फॉर्म कर देती है। द प्रेसिडेंट डिसॉल्व पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट जो पार्लियामेंट का बैठक होता है उसे ख़त्म कर देते हैं। और डी द प्राइम मिनिस्टर सीक री इलेक्शन, और ऐसा देखा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर के लिए दोबारा इलेक्शन होता है। तो जब हम नॉन कॉन्फिडेंशियल मोशन पास कर देते हैं किसी गवर्नमेंट के आगे, तो उस गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ता है। तो हमारा आंसर ए यहाँ पे करेक्ट होगा, द गवर्नमेंट रिजाइन। जब भी कोई ऐसा गवर्नमेंट का फॉर्म होता है या कोई ऐसा गवर्नमेंट है जो वर्क प्रॉपरली नहीं कर रहा, कॉन्स्टिट्यूशन का पूरे ठीक से पालन नहीं कर रहा, तो उसके खिलाफ हम पार्लियामेंट दोनों हाउस में नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पास करते हैं और उसके बाद उस गवर्नमेंट को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ द राज्यसभा। इसमें से कौन एक राज्यसभा का फीचर है, देखते हैं। इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर ऑल स्टेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल स्टेट, सभी स्टेट को बराबर से रिप्रेजेंट करना, प्रस्तुत करना एक राज्यसभा में। ये हो सकता है प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन, पूरी तरह किसी एक राज्य को रिप्रेजेंट करना। डायरेक्ट इलेक्शन, क्या राज्यसभा डायरेक्ट इलेक्शन से मेंबर चुने जाते हैं, भी ठीक ही है। फिक्स टेंजर, और इसमें जो टेंजर होते हैं वो फिक्स होते हैं। तो ये सारे ऑप्शन में से ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, जो ऑप्शन ए है और ऑप्शन जो सी है वो राज्यसभा का फीचर हो सकते हैं। लेकिन अगर हमें किसी एक को चूज़ करना होगा तो हमारा आंसर होगा ए, इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर ऑल स्टेट। राज्यसभा में क्या होता है, जो मेंबर चूज़ के आते हैं वो स्टेट लेजिस्लेटिव मेंबर के द्वारा चुने जाते हैं, यानी स्टेट के जो एमएलएस होते हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं। और राज्यसभा का मेंबर का यही मेन फीचर होता है कि वो अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट करें एज अ लेवल ऑफ नेशन। तो राज्यसभा का जो मेन फीचर होता है वो यही होता है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर ऑल स्टेट्स। और मैं जितना भी यहाँ पे क्वेश्चन दूंगा मुझे कॉपी में चाहिए, और किसी का अगर आंसर ऑल ऑफ दिस होता है तो आपको किसी भी ऑप्शन का, यानी ए बी सी और डी हो ऑल ऑफ दिस, तो ए बी सी में से किसी एक का आंसर आप कॉपी में लिख के रखेंगे। जैसे कि जीके का कॉपी बनता है उसमें क्वेश्चन और आंसर लिखा जाता है, ऐसे ये मुझे सारे क्वेश्चन और आंसर कॉपी में चाहिए। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। इसमें से पार्लियामेंट के सबसे अच्छा प्रिविलेज, सबसे बड़ा प्रिविलेज क्या हो सकता है, यानी पार्लियामेंट सिस्टम किस पे वर्क करता है, किसको ध्यान में रख के वर्क करता है अपना। पहला देखते हैं, फ्रीडम टू एजुकेशन। पार्लियामेंट इस पे ध्यान रखता है कि लोगों को फ्रीडम हो पढ़ने लिखने का, ये भी ठीक है। फ्रीडम टू स्पीच, लोगों को आज़ादी मिले बोलने के लिए, भी ठीक है। फ्रीडम टू वोट, लोगों को आज़ादी हो अपने वोट के लिए, वोट देने के लिए, वो अपने जिसको चाहे उसको वोट दे सकता है, या इनमें से सभी। तो आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, इसमें से सभी, क्योंकि फ्रीडम ऑफ एजुकेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ वोट पढ़ना ये होता है हमारे फंडामेंटल राइट्स के पार्ट्स होते हैं। और पार्लियामेंट्री सिस्टम फ्रेम करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, लॉ का, और एग्जीक्यूट भी करता है। सो ये हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेजिस्लेटिव प्रोसेस। कह रहा है कि पहला क्या स्टेज होता है जब कोई लेजिस्लेटिव प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो इंट्रोडक्शन द बिल, हम बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं, या डिबेट ऑन अ बिल, या किसी बिल पे हम लोग डिबेट करते हैं। वोटिंग ऑन अ बिल, या किसी बिल के लेकर हम लोग वोटिंग कर देते हैं, या ज्वाइंट सिटिंग करते हैं, यानी एक साथ बैठ के वोट करते हैं।
तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेजिस्लेटिव प्रोसेस होता है इंट्रोडक्शन ऑफ बिल, फर्स्ट रीडिंग। इसमें क्या होता है, उस दिन केवल हम बिल को पढ़ देते हैं, ना कुछ डिबेट होता है ना कोई वोट होता है, केवल हम इंट्रोडक्शन दे देते हैं बिल के बारे में। उसके अगले सेशन में उस पर क्या होती है, डिबेट होता है, फिर उसके बाद वोटिंग होती है। फिर अगर दोनों हाउस में ये दिक्कत हो बिल को पास करने या फेल होने पे, तब दोनों हाउस को साथ में बैठाकर साथ में वोटिंग कराई जाती है, इसे हम लोग कहते हैं ज्वाइंट सिटिंग। नेक्स्ट, हाउ मेनी मेंबर नॉमिनेट फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन लोकसभा। कह रहा है कितने मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा लोकसभा में। क्या 12 मेंबर को किया जाता है, या 10, 2 या 3। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 2। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से प्रेसिडेंट के द्वारा 2 मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है। आगे चलते हैं। Who has the power to assent or reject a bill passed by parliament। कह रहा है किसके पास कौन है ऐसा जिसके पास पावर होती है बिल को एक्सेप्ट करने का या रिजेक्ट करने का। जो बिल पार्लियामेंट हाउस में पास हो गया, यानी लोकसभा राज्यसभा में जो बिल पास हो गया, किसके पास पावर है, जो उस बिल को या तो एक्सेप्ट करे या तो रिजेक्ट करे, जो बिल पार्लियामेंट के हाउस में पास हुआ है। क्या प्राइम मिनिस्टर ऐसा कर सकता है, बिल पास होने पर एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट। स्पीकर ऑफ लोकसभा, क्या स्पीकर ऑफ लोकसभा बिल को पास या रिजेक्ट कर सकता है। प्रेसिडेंट है जो बिल को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट कर सकता है पास होने पे भी, या चीफ जस्टिस। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा द प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास पावर होता है, वो पास बिल को एक्सेप्ट कर सकता है या रिजेक्ट भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट टू बिकम द मेंबर ऑफ लोकसभा। कह रहा है कम से कम क्या एज होना चाहिए एक मेंबर एमपी बनने का, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्या कम से कम एज चाहिए। 24 साल, 30 साल, 22 साल या 25 साल। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा 25 साल। ठीक है, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए हमारा एज 25 साल चाहिए होता है, और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए हमारा एज होता है 30 ईयर्स, और वोटिंग करने के लिए हमारा एज होता है रिक्वायर्ड मिनिमम एज इज 18 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। कह रहा है कि क्या कम से कम उम्र होनी चाहिए एक राज्यसभा मेंबर बनने के लिए। 24 साल, 30 साल, 22 साल, 25 साल भी मैंने स्लाइड में ही बताया था कि हमारा उम्र कितना होना चाहिए, 30 साल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16, what is the maximum number of seat in Lok Sabha। Now there is the question that is asking the maximum number of seats that vary from year to year, but the maximum the number of seat in any session is 552. There is now in the parliament house there is a 545 seats, बट हियर द क्वेश्चन इज द मैक्सिमम। यहाँ पूछा है कि मैक्सिमम सीट कितने हो सकते हैं मेंबर ऑफ लोकसभा का, तो वो 552 है करेक्ट आंसर। लेकिन अभी हमारे इस सेशन में पार्लियामेंट लोकसभा में टोटल सीट है 545। तो जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर सीट इन द लोकसभा। तो हमारा आंसर होगा 552 करेक्ट आंसर होगा। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट इन राज्यसभा। कह रहा है कि राज्यसभा में मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट कितने होते हैं, तो वो क्या 552 होते हैं, 554 या 238 या 250। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा 238। तो राज्यसभा के टोटल नंबर ऑफ सीट होते हैं 238। ये मैक्सिमम है, ये वेरी कर सकता है ईयर टू ईयर, कभी कम हो सकते हैं कभी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। नेक्स्ट, हाउ मेनी मेंबर ऑफ राज्यसभा डायरेक्ट इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। कह रहा है
कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, जो स्टेट में चुने जाते हैं एमपीस होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलएस होते हैं, वो कितने मेंबर ऑफ राज्यसभा को डायरेक्ट इलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि हमारे जो स्टेट एमएलएस होते हैं वो राज्यसभा मेंबर को चूनते हैं, डायरेक्ट वोट से वो चुनते हैं। तो वो मेंबर कितने हो सकते हैं जिनको वो डायरेक्ट वोट से चूज करते हैं, ठीक है। मेंबर ऑफ राज्यसभा में कितने मेंबर हो सकते हैं डायरेक्ट वोट से चूज किया जाए। सॉरी, देयर इज समथिंग मिस्टेक। नाउ वी सी अगेन व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट इन राज्यसभा। वो होते हैं, वो होते हैं 250, यानी 250 से ज़्यादा राज्यसभा में सीट नहीं निकल सकती है, ईयर टू ईयर वेरी कर सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर ऑफ राज्यसभा डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। कह रहा है कि भाई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी एमएलए के द्वारा राज्यसभा में कितने मेंबर डायरेक्टली चूज करके आते हैं। तो वो जैसे देख लेते हैं, टोटल मेंबर हमारे होते हैं 250, 12 प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, 12 प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। तो हमारे टोटल मेंबर जो एमएलए के द्वारा चूज किए जाते हैं वो होते हैं 238। टोटल मेंबर हमारे कितने होंगे 238। आंसर हमारा होगा द टोटल नंबर आर चूज बाय मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इन द राज्यसभा इज द मेंबर इज 238। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन द लोकसभा एक्सटेंड द टर्म। कह रहा है कि लोकसभा का टर्म चल रहा था 5 साल के लिए, वो कब बढ़ाया जा सकता है। कब लोकसभा का 5 साल का टर्म बढ़ के 6 साल, 7 साल या 5 साल से भी अधिक हो सकता है। तो ऐसा कब हो सकता है, ऑप्शन देखते हैं। व्हेन देयर इज ए नेचुरल डिजास्टर। कह रहा है कि जब देश में कोई प्राकृतिक आपदा हो तब हो सकता है, या ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी, या देश में कोई इमरजेंसी आई हो जैसे कि वॉर हो गया हो तब हो सकता है, या सी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ टेररिस्ट अटैक, या देश के किसी हिस्से में आतंकवादी का आक्रमण हो गया तब, या कभी नहीं, ठीक है। तो हमारे देश जो हमारा लोकसभा होता है, जो जिसमें लोगों के द्वारा वोट करके पीएम को चुना जाता है, उसके टर्म को तभी बढ़ाया जा सकता है जब देश में कोई इमरजेंसी हो। इमरजेंसी कई टाइप के होते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी, वॉर इमरजेंसी और द इमरजेंसी विद इन द नेशन। यानी हमारे देश में हर जगह दंगे फसाद हो रहे हो तभी इमरजेंसी को लागू किया जाता है, तभी हमारे लोकसभा का जो टर्म होता है उसे बढ़ाया जा सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट टाइप ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम यूज इन इंडियाज लोकसभा इलेक्शन। कह रहा है कि किस सिस्टम को इंडिया लोकसभा इलेक्शन में यूज़ किया जाता है, किसके बेस पे हम लोग रिजल्ट देते हैं। भारत में क्या होता है कि आपको मोर देन 51% ऑफ वोट्स चाहिए इलेक्शन को जीतने के लिए। वो कौन से सिस्टम के अंतर्गत आता है, क्या उस सिस्टम को हम लोग कहते हैं फर्स्ट पोस्ट द पास सिस्टम, या फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, या फर्स्ट पास द पास सिस्टम, या फर्स्ट पोस्ट द पोस्ट सिस्टम। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी ऑप्शन बी हमारा इसमें करेक्ट होगा। ना ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपके जीके बेस्ड जो पेपर होते हैं उसमें भी आएंगे, और जो एसएसटी के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन आएंगे, जरूर से जरूर आएंगे। नाउ 21, व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज फॉर्म व्हेन 2 और मोर पार्टीज ज्वाइन टुगेदर टू रूल। कह रहा है कि क्या होता है जब 2 पार्टियां मिल के किसी देश में रूल करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास 2 पार्टी है ए और बी, ये दोनों मिलने के बाद ही 50% से 51% से ज़्यादा हमें सीट्स प्राप्त होते हैं, और तभी हम क्या कर सकते हैं, रूल कर सकते हैं। तो वही कह रहा है कि व्हाट द टाइप ऑफ गवर्नमेंट, उस सरकार को हम क्या कहते हैं जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा पार्टियां ज्वाइन होकर देश को चलाती हैं। क्या उसे हम डबल गवर्नमेंट कहते हैं, जॉइंट गवर्नमेंट कहते हैं, माइनॉरिटी गवर्नमेंट कहते हैं, या कोलाइलेशन गवर्नमेंट कहते हैं। उन्हें हम लोग कहते हैं कोलाइलेशन
गवर्नमेंट, हिंदी में गठबंधन की सरकार। तो ऑप्शन हमारा डी इसमें करेक्ट होगा। नाउ आंसर नंबर 22। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ राज्यसभा मेंबर रिटायर एवरी 2 ईयर। कह रहा है कि किसमें से क्या परसेंटेज है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि राज्यसभा का मेंबर हर 2 साल में कुछ रिटायर हो जाते हैं। तो वही पूछ रहा है कि कितने परसेंटेज मेंबर ऑफ राज्यसभा रिटायर एवरी 2 ईयर। तो हमको पता है कि 1/3 क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, विच मीन्स 30.33%। यानी 100 मेंबर हैं तो उसमें से 33.31 मेंबर्स हर साल रिटायरमेंट होते हैं। तो हमारा परसेंटेज, जैसे कि हम लोग जानते हैं 1/3 क्या होते हैं, हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। तो 1/3 का ही परसेंटेज बताना है। तो 1/3 का परसेंटेज हो जाएगा ऑप्शन बी 33.33। यानी अगर हमारे पास 100 मेंबर होंगे तो 2 साल के बाद उसमें से 33.33 मेंबर रिटायर हो जाएंगे। ये होता है इनकी रिटायरमेंट क्राइटेरिया। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ राज्यसभा मेंबर रिटायर every 2 years, that is 33.33%. Next question, what is the term of राज्यसभा मेंबर। एंड जी राज्यसभा का जो भी मेंबर होता है वो कितने साल के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहता है। क्या वो 5 साल के लिए रहता है, 6 साल के रहता है, या पूरे लाइफ टाइम के लिए, या जब तक उसका एज 65 ना हो जाए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि एक राज्यसभा का मेंबर 6 साल के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह सकता है। उसके बाद जब हर 2 साल में 1/3 रिटायर होते हैं तो ये भी रिटायर होता है, लेकिन ये 6 साल तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, हु सर्व एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है। तो क्या प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, डिप्टी स्पीकर या प्राइम मिनिस्टर। तो जो राज्यसभा का चेयरमैन जिसे हम लोग कहते हैं वो हमारे होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। इन्हें राज्यसभा का चेयरमैन कहा जाता है। और जब ये हमारे एब्सेंट होते हैं, किसी रूप से प्रेसिडेंट क्या हुआ एब्सेंट रहे, तो उनके जगह आते हैं डिप्टी चेयरमैन, जो कि मेंबर ऑफ राज्यसभा में से ही मेंबर ऑफ राज्यसभा के द्वारा चुना जाता है। यानी डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा के मेंबर में से ही होते हैं और जो इन्हीं राज्यसभा के मेंबर के द्वारा चूज किया जाता है। नेक्स्ट, हु सर्व एज द चेयरमैन ऑफ लोकसभा। लोकसभा का चेयरमैन कौन होता है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर या प्राइम मिनिस्टर। तो लोकसभा का चेयरमैन होता है स्पीकर। तो हम लोग लोकसभा के चेयरमैन किसे कहते हैं, स्पीकर को कहते हैं। 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मनी बिल। कह रहा है इसमें से कौन सा कैरेक्टर मनी बिल के लिए सूट करता है, मनी बिल का कैरेक्टरिस्टिक्स है। 1 इंट्रोड्यूस बाय प्रेसिडेंट। क्या मनी बिल केवल प्रेसिडेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जा सकता है पार्लियामेंट हाउस में। बी 1 इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा। क्या इसे केवल राज्यसभा मेंबर के द्वारा राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। या 1 इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। क्या मनी बिल को केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। या डी रिक्वायर्ड प्रीवियल अप्रूव ऑफ प्रेसिडेंट। या इसे इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट की इजाज़त लेनी पड़ती है। तो इसमें से 2 ऑप्शन ठीक लग रहे हैं, पहला ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो केवल लोकसभा ही है जो मनी बिल को इंट्रोड्यूस कर सकता है। इसमें कोई आवश्यक नहीं है कि ये केवल राज्यसभा में हो। राज्यसभा तो कर ही नहीं सकता और ना ही इसे प्रेसिडेंट इंट्रोड्यूस कर सकता है। ये केवल लोकसभा मेंबर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन इंट्रोड्यूस करने से पहले उसे प्रेसिडेंट को बताना पड़ता है। तो इसका आंसर सी करेक्ट होगा, 1 इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। ठीक है, मनी बिल को हम लोग केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नाउ 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्डिनरी बिल। जैसे कि हमारे पास 3 बिल होते हैं, मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल एंड
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। तो पूछ रहा है कि इसमें से क्या कैरेक्टरिस्टिक है मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल का। ऑर्डिनरी बिल का क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है, ऑप्शन देखते हैं। वन इंट्रोड्यूस बाय प्रेसिडेंट, केवल प्रेसिडेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है। वन इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा ऑर्डिनरी बिल, जैसे कि मनी बिल केवल लोकसभा के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो क्या ऑर्डिनरी बिल केवल राज्यसभा के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है, या वन इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। और मनी बिल की तरह ये भी केवल लोकसभा के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, या इंट्रोड्यूस बाय बोथ हाउस, या दोनों हाउसों के द्वारा। ऑर्डिनरी बिल जो सोसाइटी की इशू पे बात करता है, दोनों लोगों के द्वारा यानी दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो आंसर इसका होगा डी, ऑर्डिनरी बिल दोनों हाउस के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा या राज्यसभा। बट ये ऑर्डिनरी बिल दोनों हाउस में पास होना चाहिए, लोकसभा में भी पास होना चाहिए और राज्यसभा में भी पास होना चाहिए, तभी जाकर ये बिल कॉन्स्टिट्यूशन में ये बिल पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेजॉरिटी ऑफ वोट रिक्वायर्ड टू पास कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल ऐसे बिल होते हैं जिसमें हम संविधान में चेंज करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल ऐसे बिल होते हैं जिसकी हेल्प से हम लोग चेंजेस लाते हैं, किसमें, संविधान में। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कितने परसेंट ऑफ वोट, कितनी मेजॉरिटी में हमें वोट चाहिए ताकि हम किसी संविधान में बदलाव करें, यानी अपना पास करा सके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। तो वोट होना चाहिए लोकसभा में 75% से ज़्यादा, यानी लोकसभा मेंबर में, यानी इन द हाउस ऑफ लोकसभा जो वोटिंग होगी उस हमें वो चाहिए 75%, यानी 75% लोग राजी होने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, तभी जाकर वो पास होगा। रिक्वायर्ड टू सिंपल मेजोरिटी इन बोथ हाउस, यानी सिंपल मेजोरिटी विच मीन्स बोथ हाउस में 51% वोट मिल जाए दोनों हाउस में तो वो बिल पास हो जाएगा। या रिक्वायर्ड 1/2 मेजोरिटी इन बोथ हाउस, या 2/3 दोनों हाउस में रिक्वायर्ड होनी चाहिए मेजोरिटी, यानी हम 3 लोग, यानी हम मान लेते हैं हमारे पास 3 पर्सन है दोनों हाउस में, तो उसमें से 2 पर्सन इस बिल के लिए राजी होंगे तभी जाकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास होगा। या दोनों हाउस में 100% वोट इन लोकसभा एंड राज्यसभा, और या तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को पास करने के लिए दोनों हाउस में 100% वोट मिलने चाहिए। तो हमारा आंसर सी सही होगा, 1/3 ऑफ मेजॉरिटी इन बोथ हाउस, दोनों हाउस में 1/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल केवल लोकसभा मेंबर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लेकिन जब ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो जाता है, लोकसभा में पास या फेल होने के बाद ये राज्यसभा में जाता है। ठीक है, यानी दोनों हाउस में इसको 1/3 मेजॉरिटी मिलेगी तभी ये जाकर क्या होता है, पास होता है, ये बिल तभी पास होता है। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द वे टू सॉल्व डिसएग्रीमेंट बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा ऑन अ बिल। कह रहा है मान लीजिए एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें किसी बिल पे राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर में, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर में अनबन हो जाती है, दोनों एक दूसरे की बात से डिसएग्री होते हैं। जैसे कि मान लेते हैं लोकसभा में कोई बिल पास होता है और राज्यसभा में कोई बिल फेल हो जाता है, या कह सकते हैं कि लोकसभा में कोई बिल फेल हो गया और राज्यसभा में पास हो गया, तो इसका कहा जाता है डिसएग्रीमेंट बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा। अगर दोनों हाउस में ऐसे देखा जाता है तब क्या करते हैं, क्या सॉल्यूशन निकालते हैं, इस बात को समझने के लिए कि हम लोग ये समझ सके कौन से हाउस सही हैं। तो इसके लिए हम लोग एक सिंपल क्या यूज करते हैं उसके बारे में वही पूछा, व्हाट इज द वे टू सॉल्व डिसएग्रीमेंट बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा ऑन अ बिल। तो ऐसे होता है, कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, जब एक हाउस किसी बिल को लेके राजी और दूसरा हाउस उसी बिल के लिए विरोध करें, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्या हम प्रेसिडेंट इंटरवेंशन करते हैं, क्या प्रेसिडेंट को बैठाकर हम बातचीत कराते हैं, जुडिशियल रिव्यू, क्या हम इस पर केस कर देते हैं और वहाँ से फिर इस पे न्याय आता है, या ज्वाइंट सिटिंग, या हम दोनों हाउस को साथ में बैठाकर साथ में वोटिंग कराते हैं, या रिफ्यूज द बिल, या उस बिल को हम ख़त्म ही कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि हम उस बिल को ख़त्म कर देते हैं, हाँ हम क्या करते हैं, दोनों हाउस के मेंबर को एक साथ बैठाते हैं जिसे हम लोग कहते हैं ज्वाइंट सिटिंग, और उसके बाद फिर वोट होती है, वोटिंग एक साथ होती है और फिर मेजॉरिटी देखा जाता है
कि 51% से अब आ रही है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, हाउ मेनी ज्वाइंट सिटिंग हैव टेक्स प्लेस सिंस 1947। कह रहा है कि आज़ादी से आज तक कितने ज्वाइंट सिटिंग भारत में हुए हैं। तो भारत में क्या 3 हुए हैं, 4 हुए हैं, 5 या 2। तो भारत में अभी तक आज़ादी के बाद अभी तक केवल 3 ज्वाइंट सिटिंग देखने को मिला है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। ये क्वेश्चन मुझे पूरे जीके की कॉपी में चाहिए और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। थैंक्स।